हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पर हम प्रोवाइड कराते हैं ड्यू और इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और हम उन सभी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके और उनके सॉल्यूशन को सॉल्व कराने की कोशिश करते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं और जिनके कमेंट्स हमें सबसे ज्यादा मिले होते हैं। तो आपको किसी भी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहिए तो बस आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है और हम आपको उसका वैल्यूएबल आंसर प्रोवाइड जरूर कराएंगे जल्द से जल्द। तो आज की ये वीडियो होने वाली है डीयू के स्टूडेंट्स के लिए, जिसका सब्जेक्ट होने वाला है सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स के लिए 20th सेंचुरी पोएट्री एंड ड्रामा। ठीक है, ये इंग्लिश ऑनर्स और बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के पास होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो देखिए, जैसा कि मैं आप सभी को बताती हूँ कि किसी भी इंग्लिश या हिंदी के सब्जेक्ट में आपको किसी भी आंसर को लिखने से पहले उसके पॉइंट के बारे में, उसकी थोड़ी सी समरी और उसका कंक्लूजन लिखना होता है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इन सब्जेक्ट्स का पहले ही ना हर चैप्टर से उनके पॉइंट्स के बारे में, राइटर्स के बारे में और उनके थोड़ी सी समरी के बारे में सॉरी, जो हमें स्टार्टिंग में लिखना है उसको हम डिस्कस कर लेंगे पहले ही। ठीक है, तो सबसे पहले हम टीएस इलेट के बारे में देखते हैं। आई होप आप सभी को इसका सिलेबस पता होगा, अपने बुक्स खोल के सिलेबस देख लीजिएगा पहले। ठीक है, और उसकी अगर थोड़ी सी समरी पहले पढ़ के आते तो आपके लिए वेरी एंड गुड होगा। ठीक है, तो टीएस इलेट के बारे में देख लेते हैं सबसे पहले। तो टीएस इलेट की जब हम बात करते हैं तो ये ब्रिटिश पोएट थे। ठीक है, और ये एसेइस्ट भी थे, नॉवेलिस्ट भी थे, राइटिस्ट भी थे। ठीक है, 20th सेंचुरी में उनका बहुत सारे ऐसे लिटरेरी फिगर में उनका बहुत रोल प्ले रहा है। ठीक है, और उनके जो वर्क्स होते थे बेसिकली वो ऐसे थीम पे बेस्ड होते थे जिसमें एलियनेशन, स्पिरिचुअल क्राइसिस और जो ब्रेकडाउन होता था ट्रेडिशनल वैल्यूज का मॉडर्न सोसाइटी में, उन सभी पॉइंट्स पर ये चीजें जो थी, उनका काम जो था वो रिफ्लेक्ट होता था। ठीक है, उनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है 1948 में। और ये जो सॉन्ग वाला जो पोएम है बेसिकली जो हम डिस्कस करेंगे आज, द लव सॉन्ग ऑफ एल्फ्रेड परफ्रॉक वाला और द हॉलो मैन वाला, ये रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे जो ह्यूमर है वो डिस्पेयर हो जाता है और सर्च करता है फॉर द मीनिंग उस चीज के लिए। ठीक है, तो लव सॉन्ग के बारे में बात करें जो कि जे एल्फ्रेड परफ्रॉक के लिए लिखा गया है, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है ये पोएम कि कैसे जो इनर थॉट्स होते हैं किसी एक शाय मैन के, मतलब शर्मीला इंसान थोड़ा सा कह लीजिए, जिसका नाम परफ्रॉक होता है, वो अपने लाइफ में, अपने लाइफ को लेकर, लव को लेकर, सोसाइटी को लेकर, ये सभी चीजें वो रिफ्लेक्ट ही नहीं कर पाता है, बिकॉज उसके अंदर, खुद के अंदर सेल्फ डाउट होता है, जिसकी वजह से वो अपने डिजायर्स के ऊपर, मतलब जो भी चीज है वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता। ये चीज इस पूरे पोएम में आपको देखने को मिलती है। कैसे वो बार बार बोलता है बट वो वुमेन्स के सामने नहीं बोल पाता है। वो फिर मतलब कोई चीज बोलता है फिर कहता है कि नहीं, वो तो मुझे रिजेक्ट कर देंगे। तो मतलब उसको, उसके अंदर, खुद के अंदर सेल्फ डाउट होता है, दैट्स वाई। ठीक है, और ये जो द हॉलो मैन वाला पोएम है, ये क्या करता है, पोर्ट्रे करता है ऐसे ब्लीक विजन को जो ह्यूमैनिटी को दिखाता है, जहाँ पे जो लोग हैं वो स्पिरिचुअल एम्पटी होते हैं, स्पिरिचुअली मतलब उनके अंदर, मतलब वो खोखले होते हैं स्पिरिचुअलिटी के नाम पे। ठीक है, पावरलेस होते हैं, वो डिस्कनेक्ट हो चुके होते हैं हर चीज से। ठीक है, उनके लिए मीनिंग, पर्पस, ये सभी चीजें जो के ऊपर ज्यादा इनका ध्यान रहता है, मीनिंग, पर्पस, ये सभी चीजों से वो डिस्कनेक्ट हो चुके होते हैं। ये चीज द हॉलो मैन में डिस्कस करी गई है। ठीक है, आपको आंसर स्टार्ट करने से पहले ये लाइन जरूर लिखनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं डब्ल्यू बी ईस्ट के द्वारा लिखा क्या उन्होंने वर्क्स लिखे हैं हमारे सिलेबस में, और उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो डब्ल्यू बी ईस्ट जो थे एक आयरिश पोइट है। ठीक है, और बहुत ही ज्यादा फॉरमोस्ट फिगर है 20th सेंचुरी लिटरेचर में। ठीक है, और वो उनका रिवाइवल, और उन्होंने कई तरीके के नोबेल प्राइजेस भी जीते हैं। उनकी पोएट्री जो है वो कंबाइन करती है आयरिश मिथ को, मिस्टिसिज्म को, और कंटेम्प्रेरी पॉलिटिशियंस जितने भी होते हैं उनको। ठीक है, तो जैसे कि लेडा एंड द स्वैन है, ये वाला वर्क क्या है, ये पोएम डिस्क्राइब करता है कि कैसे ये जो मिथ है कि ज्यूस जो है वो टेकिंग द फॉर्म ऑफ अ स्वैन टू स्यूडोस लेडा, रिप्रेजेंटिंग द वॉयलेंट पावर ऑफ द फेट एंड हिस्टोरिकल चेंजेस, कि किस तरीके से जो फेट होता है उसका वॉयलेंट पावर किस तरीके से हो सकता है, और हिस्टोरिकली उसमें क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस पोएम में ये चीज डिस्कस करी गई है। और जो हमारा पोएम है द सेकंड कमिंग, इसमें क्या बताया गया है कि कैसे जो ईस्ट है वो इन्विजन करते हैं एंड ऑफ द वर्ल्ड, कि कैसे वर्ल्ड जो है उसका एंड हो रहा है और वो कैसे कोलैप्स कर लेता है सिविलाइजेशन के साथ, प्रोफेसिंग के साथ। ठीक है, जिससे कि कई सारे कियोस और मॉन्स्टर्स, मतलब एक नया एरा का जन्म होता है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से।
नेक्स्ट हम देखते हैं एडिथ सिटवेल के द्वारा लिखा गया जो हमारा स्टिल फॉल्स द रेन है वो। तो एडिथ सिटवेल की बात करें तो ये ब्रिटिश पोएट है, उनको जाना जाता है उनकी एंसेस्टरिक पर्सनालिटी की वजह से। वो इनोवेटिव पोएट्री लिखते थे। उनको बहुत ही अनयूजुअल रिदम के साथ, साउंड्स के साथ उनके वर्क में देखा जाता है। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड की बात करें तो जो साइटवेल है, उन्होंने कई ऐसी सारी पोएम्स लिखे थे, जैसे कि स्टिल फॉल्स द रेन हो गया, जो एक्सप्रेस करता है कि कैसे जो हॉरर है वॉर का और ह्यूमैनिटी की सफरिंग किस तरीके से हुई थी वर्ल्ड वॉर के थ्रू। ये सभी चीजें उस पोएम के थ्रू वो पोर्ट्रे करते हैं। ठीक है। और वो बिकम होती है एक सिग्निफिकेंट वॉइस इन वॉर टाइम पोएट्री के समय में। ये बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट वॉइस बनकर उभरती है। तो स्टिल फॉल्स द रेन जो ये वाला पोएम है, ये लंदन ब्रिज के द्वारा लिखा गया है। और ये पोएम रिफ्लेक्ट करता है ऑन द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द वॉर, कि वॉर के बाद क्या हुआ था, मैनकाइंड में किस तरीके की सफरिंग आई थी, ये सारी चीजें दिखाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं एने मिशेल के बारे में। तो ये जो है एक कैनेडियन पोएट है, नॉवेलिस्ट भी है। ठीक है। उनको फिगरेटिव पीस की वजह से जाना जाता है। उनके वर्क्स ऑफन एक्सप्लोर करते हैं थीम्स ऑफ मेमोरी लॉस और इम्पैक्ट कैसे पड़ा है हिस्ट्री का, हिस्ट्री पर उसका वो चीज। ठीक है। और मेमोरियम में भी आप देखेंगे कि ये जो पोएम है कि कैसे मेमोरी और लॉस के साथ डील करती है। और ये थीम्स जो है ग्रीफ का, मेमोरेंस का और रेजिलियंस का दिखाते हैं इस पेज में। ठीक है। नेक्स्ट हम फिलिप कर्लिन के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। फिलिप कर्लिन की बात करें तो ये एक इंग्लिश पोएट है, नॉवेलिस्ट है। उनको जाना जाता है उनके ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरीडे लाइफ को लेकर। उनकी जो पोएट्री होती है वो ऑफन रिफ्लेक्ट होती है थीम्स ऑफ डेथ को लेकर, लोनलीनेस को लेकर। ये सभी चीजें, ये सभी थीम्स आपको उनके वर्क्स में दिखेंगे। ठीक है। व्हाइटसुन वेडिंग की बात करें तो लर्किन डिस्क्राइब करते हैं एक ट्रेन जर्नी को, जिसमें वो ऑब्जर्व करते हैं बेडिंग पार्टीज को कि कैसे रिफ्लेक्ट करता है लव लाइफ का। ठीक है। और ये पैसेज टाइम के ऊपर किस तरीके से दिखाता है। ठीक है। चर्च गोइंग की बात करें तो इसमें जो स्पीकर है वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि कैसे ये जो रोल है चर्चेस का मॉडर्न लाइफ में, वो किस तरीके से क्वेश्चंस करते हैं उस चीज के ऊपर और अप्रिशिएट करते हैं उनके हिस्टोरिकल और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस को। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं टेड हक्स के बारे में। टेड हक्स की बात करें तो ये इंग्लिश पोएट है। ठीक है। ये चिल्ड्रंस राइटर भी रह चुके हैं। उनके ज्यादा उनका जो रॉ फॉर्म होता है, उनका पावरफुल जो इमेजरी है, उनके लिए सबसे ज्यादा उनको जाना जाता है। ठीक है। उन्होंने कई तरीके की ऐसी थीम्स को एक्सप्लोर किया है, जैसे कि ब्रिचुअल हो गया, अनलिमिटेड एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ हो गया। जैसे कि ये पोएम जो है हमारा होप रोस्टिंग एंड क्रॉस फॉलिंग, उसमें हक जो है डेवलप करते हैं थीम्स ऑफ डोमिनेंस को, वॉयलेंस को और प्राइमर जितने भी फोर्सेस होते हैं नेचर को, उसको। ठीक है। टेडल के सॉरी, हॉक रोस्टिंग की बात करें तो इसमें वो नरेट करते हैं कि कैसे खुद के डोमिनेंस को दिखाया गया है नेचर के थ्रू और रिप्रेजेंट करता है पावर और रथलेस कंट्रोल कंट्रोल को। क्रॉसफॉल की बात करें तो इस पोएम में वो एक्सप्लोर करते हैं थीम ऑफ लाइफ को, डेथ को, ट्रांसफॉर्मेशन को, सिंबॉलिक फिगर थ्रो जो है उसको सिंबॉलिक फिगर की तरह यूज करके, और इन सभी थीम्स को वो एक्सप्लोर करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका जो इसमें नॉवल है वो वाला। ठीक है। सॉरी, ड्रामा जो है वो चीज कि सैमुअल बेकेट द्वारा एक आयरिश अगवेन थे। ठीक है। ये भी एक राइटर प्लेराइट रह चुके हैं, पोएट रह चुके हैं सैमुअल बेकेट। ठीक है। उनको बेसिकली ब्लीक और उनके जो ऑफन जितने भी अपसर्ड पोर्ट्रायल थे ह्यूमन कंडीशन के, उसके लिए इनको जाना जाता है। नोबेल प्राइजेस उन्होंने लिटरेचर में जीते हैं। 1969 की बात कर ले तब भी। वेटिंग फॉर गोडोट की बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्क था इनका। ठीक है। इसमें थीम जो है वो एग्जिस्टेंशियलिज्म, होपलेसनेस एंड जो सर्च फॉर मीनिंग इन एन इन डिफरेंट यूनिवर्स, वो चीज यहाँ पे दिखाई गई है। थ्रू आउट द स्टोरी आप देखेंगे इस प्ले में क्या होता है कि दो कैरेक्टर होते हैं, बस वो वेट कर रहे होते कर रहे होते हैं, मतलब उनको पता है कि मतलब ऐसा होगा या नहीं, पर वो खुद कंफ्यूज है। ठीक है। वो मतलब क्या है कि हम जैसे लाइफ में होता नहीं है, कई बार किसी चीज को पकड़ के बैठ जाते हैं, कहते हैं यार ये ठीक ही नहीं हो रहा है तो हम क्या करें, हम कुछ कर ही नहीं सकते, हम कुछ कर ही नहीं सकते, ऐसा हम बोलते रहते हैं बार बार। पर हालांकि देखा जाए तो वैसा कुछ है नहीं। आप उस चीज को छोड़ के आगे भी बढ़ सकते हैं, कुछ और कर भी सकते हैं, बट वो क्या होता है हम कई बार चीजों को पकड़ के बैठ जाते हैं। तो वही चीज यहाँ पे दिखाई गई है कि वो लोग गोडॉट के लिए वेट करते हैं, पर गोडॉट तो कभी आता ही नहीं है और वो कभी आएगा भी नहीं, बिकॉज वो एक्चुअली में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो वही चीज है कि वो ये टू कैरेक्टर्स व्लादिमीर जो और स्टेगन होता है,
वो एंडलेसली वेट करते हैं गोडोट के लिए, जो कभी आएगा ही नहीं, मतलब उस वो प्रेजेंस है ही नहीं। तो ये प्ले जो है वो बेसिकली एक्सप्लोर करता है थीम्स को, जिसमें एग्जिस्टेंशलिज्म और मीनिंगलेस दिखाया जाता है, मतलब कि ऐसा पर्सन या ऐसा इंसान जो कभी है ही नहीं, आएगा ही नहीं, उसके लिए वेट करने जा रहे हैं, करते रहे, तो ये मीनिंगलेस चीज ही तो है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉमिक भी दिखेगा और थोड़ा सा ट्रेजेडी भी दिखेगा, बिकॉज जब आप थोड़ा सा डीपली इसको समझेंगे तब आप देखेंगे यहाँ पे ट्रेजिक क्या सीन हो रहा है। कि ऐसी चीज जैसे हमारे लाइफ इवेंट में होता है ना, कि हम कोई चीज पकड़ के बैठ जाते हैं, सोचते हैं ऐसा इससे आगे कुछ हो ही नहीं सकता, ये वो सब, तो ये चीज हो जाती है, ठीक है। तो वही है, वेटिंग फॉर गोडॉट में ये चीज डिस्कस करी जाती है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में हम शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर, ठीक है। तो सबसे पहला इस सब्जेक्ट का ऐसा इम्पोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन यही हो सकता है जिसमें आपसे परफ्रॉक के बारे में पूछा जा सकता है, बिकॉज फर्स्ट थिंग यही है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है जिसमें आपको बताना है कि परफ्रॉक यूज विविड इमेजरी एंड एक्सप्रेशंस टू डिफाइन हिज फीलिंग्स एंड थॉट्स प्रोसेस, येट ही फेल्स टू टॉक टू द वुमेन्स वी लाइक, बिकॉज परफ्रॉक जो है बहुत सारी ऐसी इमेजरीज इमेजिनेशंस का यूज करता है अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, बट उसके बावजूद वो फेल हो जाता है वुमेन्स के सामने अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। क्या आप समझते हैं ये, इससे आप क्या समझते हैं वो आपको बताना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, थोड़ा सा बता देंगे, फिर उसके बारे में बता देंगे यस कि कैसे परवर्क जो है वो फेल हो चुका है, बिकॉज उसके अंदर कहीं ना कहीं ओवरवेलमिंग है उसके फियर को लेकर, फियर ऑफ रिजेक्शन को लेकर, कि कहीं वो अगर बोलेगा तो वो उसको रिजेक्ट ना कर दे, वो अंदर ही अंदर इनसिक्योर है, दैट्स वाई ये चीज वो नहीं एक्सप्रेस कर पाया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप बता सकते हैं कि कैसे वो विविड इमेजिनेशन को यूज करता है, एक्सप्रेशंस भी देता है, फिर उसके बावजूद फिर एट द एंड वो एंग्जाइटी और इनसिक्योरिटी के कारण कॉन्फिडेंस लेवल उसका डाउन हो जाता है और वो मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। तो इस तरीके से आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो स्क्रीन हम बड़ा कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है जिसमें आपको बताना है, डू यू थिंक दैट परफ्रॉक हैज इंडेसिसिव पर्सनालिटी, इफ यस व्हाई। देखिए, ये जो वर्ड है इंडेसिसिव, इंडेसिव, ये क्या होता है, इनडिसाइसिव, इसमें क्या होता है कि मतलब ना आप दुविधा में पड़ जाते हैं, मतलब ऐसी पर्सनालिटी जो दुविधा में हो, क्या आप ऐसा समझते हैं। बिकॉज देखिए परफ्रॉक जो है वो ऑब्वियसली इनसिक्योर है या दुविधा में है, डिलेमा में है, तभी तो वो चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो आप बोलेंगे यस परफ्रॉक हाईली इनडेसिसिव है, बिकॉज वो शो करता है थ्रू हिज रिपीटेड जो क्वेश्चन है, वो बार बार बताता है, अपनी इनएबिलिटी को बताते रहता है और अपने डिसीजंस के लेकर अपनी इनएबिलिटी को ही बताते रहता है। तो ये जो लव सॉन्ग है एल्बर्ट परफ्रॉक का, वो स्टक हो चुका है एक लूप के अंदर, कि डाउट है उसमें, हेजिटेशन है और कॉन्स्टेंटली वंडरिंग कर रहा है कि वो डू आई डेयर, कि मतलब क्या मुझे करना चाहिए, शुड आई गो, शुड आई बिगिन, ऐसी ऐसी चीजें वो बोलता है, ठीक है। तो वो डीपली इनसिक्योर है उसके अपने प्लेस को लेकर इन वर्ल्ड में, ठीक है। तो वो आप इस तरीके से बता सकते हैं। और आपको जो हमने थोड़ी देर पहले इंट्रोडक्शन समरी देखी, वो जरूर मेंशन करना है हर आंसर के पहले, ठीक है। और कंक्लूजन आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है, हाउ इज द लव सॉन्ग ऑफ अल्फ्रेड परफ्रॉक अ क्वेश्चन इनिशियल मॉडर्निस्ट पोएम। ऑब्वियसली देखिए ये जो पोएम है, बिकॉज ये ब्रेक करता है फ्रॉम ट्रेडिशनल फॉर्म को टू एक्सप्लोर थीम्स ऑफ एलियनेशन, अनसर्टेनिटी एंड इनर कॉन्फ्लिक्ट को, ट्रेडिशनल जो फॉर्म्स है उसको ब्रेक करके आगे बढ़कर ये एलियनेशन, अनसर्टेनिटी और इनर कॉन्फ्लिक्ट जैसी चीजों को एक्सप्लोर करता है, दैट्स वाई ये चीज तो है ही, ठीक है। तो ये जो पोएम है लैक्स अ क्लियर नैरेटिव स्ट्रक्चर, और ये एम्फेसाइज करता है चाउस को और डिसीजंस को मॉडर्न लाइफ में। तो ये जो है रेफरेंसेस करता है क्लासिकल लिटरेचर को, फिलोसफी को, और ये कंबाइन कर देता है परफ्रॉक को मेंडेल्स कंसर्न के। ये हाईलाइट करता है टेंशन बिटवीन हाई कल्चर एंड एवरीवन एवरीडे एग्जिस्टेंस को, ठीक है। तो ये एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडर्निस्ट है राइटिंग का, ठीक है। तो आप इस तरीके से बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें आपको बताना है, कमेंट ऑन द टाइटल ऑफ द पोएम द हॉलो मैन। तो ये हॉलो मैन का जो पोएम है इसका टाइटल जो है उस पर आपको कमेंट करना है। तो आप बता सकते हैं कि ये जो सेटिंग है एक ब्लीक और डिसोलेट है, जो सिंबलाइज करता है कि किस तरीके से एम्प्टीनेस हो सकता है मॉडर्न एग्जिस्टेंस का, और इमेजिनरी यहाँ पे ड्राई है, बैरन लैंडस्केप दिखाए गए हैं, ठीक है, और हॉलो स्पेस दिखाया गया है। तो ये सारी चीजें इस रिफ्लेक्ट करती हैं कि कैसे जो स्पिरिचुअल है वो वॉइड है और कैरेक्टर्स के अंदर, ठीक है। तो देयर इज नो लश और वाइब्रेंट एनवायरमेंट, ओनली डेड लैंड एंड
कैक्टस लैंड यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो ये एम्फेसाइज करता है होपलेसनेस को, मोरल डिके को, ठीक है। तो ये हॉलो मैन एग्जिस्ट करते हैं इन द स्टेट ऑफ लिम्बो, नीदर अलाइव नॉर डेड, ठीक है। ये ट्रैप हुए हैं एक शेडो के बिटवीन में, ठीक है। तो दिस सेटिंग अंडरस्कोर देयर इमोशनल एंड एग्जिस्टनल पैरालिसिस को, ठीक है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि कैसे ये जो हॉलो मैन है, क्योंकि जिस तरीके से पोएम में चीजें बताई गई हैं उस तरीके से कहीं ना कहीं ये टाइटल अपने आप में सूट करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट हैज कंपेल्ड द हॉलो मैन टू मूव टुवर्ड्स डार्कनेस। देखिए क्या ऐसी चीज हुई थी कि जो हॉलो मैन है डार्कनेस के थ्रू मतलब आगे बढ़ने लग गया था, बिकॉज उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी की एम्प्टीनेस था, बहुत ही ज्यादा एम्प्टीनेस था। वो सारी सेंस ऑफ पर्पसेस को भूल चुका था, लैक ऑफ कन्विक्शन और अनएबल टू टेक डिसीजंस एक्शन, सभी चीजों को लेने में वो अनेबल हो रहा था, ठीक है। तो ये चीज को उसको इनकेपेबल बना रही थी कि वो लाइफ में आगे फॉरवर्ड नहीं कर पा रहा था और एनलाइटमेंट रिडेम्पशन नहीं मिल पा रहा था उसको, ठीक है। तो डार्कनेस सिंबलाइज करता है उसके फियर को, डिसअपियर को और इनएबिलिटी को टू कन्फ्रंट द हार्श रियलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, ठीक है। सो दे आर पैसिव एंड इंडिसिव, अलाउ अलाउ करते हैं उनको टू ड्रिफ्ट फर्दर इनटू ऑब्लिविएशन। देयर जर्नी टुवर्ड्स डार्कनेस रिप्रेजेंट्स द मोरल एंड एग्जिस्टेंशियल डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न ह्यूमैनिटी एज दे रिमेन ट्रैप्ड इन अ स्टेट ऑफ इनएरिटी, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हाउ डज द टाइटल ऑफ द पोएम ब्रेक द एक्सपेक्टेशन ऑफ द रीडर्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। आप देखेंगे जो ये पोएम है सेकंड कमिंग, उसमें आप देखेंगे कि कैसे स्टार्टिंग में पॉजिटिव होता है, फिर रीडर्स का माइंड ऑटोमेटिकली नेगेटिव के टुवर्ड्स बढ़ जाता है, बिकॉज इसमें आप देखेंगे कि कैसे क्रिश्चियन इमेजरी को, होप को दिखाया गया है, सजेस्ट करता है रिटर्न ऑफ क्राइस्ट का टू ब्रिंग सैल्वेशन। हाउएवर ये जो पोएम है वो अनफोल्ड हुई है बिकम करने में एक क्लियर तरीके से, जो डिपिक्ट करता है केओटिक वायलेंट रिटर्न को, जहाँ पे मॉन्स्टरस फिगर्स को दिखाया गया है, इमर्जेस को, और ये सडन शिफ्ट जो है फ्रॉम एक्सपेक्टेड पोजीशन टू इवन टू टेरिफाइंग वंस, ये रिफ्लेक्ट करता है पोस्ट व्यू ऑफ हिस्ट्री को, साइकिलिक नेचर को, जहाँ पे एक ईच एरा जो है वो कोलैप्स कर जाते हैं, गिव बर्थ करते हैं, समटाइम्स डिस्ट्रक्टिव होते हैं ये टाइटल के साथ, कंट्राडिक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये एम्फेसाइज करते हैं जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी होती है ऑफ चेंज एंड द डार्क फोर्सेस लूमिंग ओवर द फ्यूचर। ये शैटर करते हैं रीडर्स को इनिशियल एक्सपेक्टेशंस के साथ, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेडा एंड द स्वैन बाय डब्ल्यू ई ईट्स। एक्सप्लेन द लाइंस, द ब्रोकन वॉल, द बर्निंग रूफ एंड टावर एंड एगमेंटिन डेड, ठीक है। तो द लेडा एंड द स्वेन की बात करें तो डब्ल्यू बी ईट्स के द्वारा रेफर्स किया गया है, ठीक है। यहाँ पे ब्रोकन वॉल है जो बर्निंग रूफ और टावर के अंदर एक तरीके से सिम्बोलाइज करे गए हैं, जिसमें लॉन्ग टर्म में कॉन्सिक्वेंस दिखाया गया कि कैसे जो ज्यूस है वो असोल्ट करता है ऑन लेडा को, ठीक है। और ये दीज लाइंस जो है वो रेफर करती है डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रॉय, और जो इवेंचुअली डेथ हुआ था अगमेम्नन का, वो दिखाता है ग्रीक किंग के अंदर किस तरीके से चीजें हुई। तो वो चीज यहाँ पे आप दिखा सकते हैं और इमेजिनरीज के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं, मिथोलॉजिकल इवेंट्स कैसे हुए ह्यूमन हिस्ट्री में, वो सारी चीजें डिफाइन कर दीजिए। नेक्स्ट, क्रिटिकली कमेंट ऑन अपॉन सिटवेल्स यूज ऑफ बाइबलिकल एल्यूजन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एडिट जो सिटवेल है वो यूज करते हैं बाइबलिकल एल्यूजन को अपने पोएम के अंदर, ठीक है। और वो दिखाते हैं कि कैसे लंदन में जो ब्लिट्स हुए हैं सारी चीजें एम्फेसाइज करते हैं, ठीक है। और अपोकोलिस्टिक होता है, डिस्ट्रक्शन होता है जो कॉज करता है बाय द bombings को एंड द फ्रेम टू द इवेंट इन अ लार्जर स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट। सी ऑफन रेफर्स द वार्मथ ऑफ गॉड और द सफरिंग ऑफ क्राइस्ट, ठीक है। वो किस तरीके से गॉड के वार्मथ को दिखाते हैं, सफरिंग दिखाते हैं, उनको किस तरीके से सफरिंग करनी पड़ी थी। तो इस तरीके से वो सिंबॉलिक तरीके से यूज करते हुए बाइबल की चीजों का अल्यूजन करते हुए वो चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, how does Sitwell use Christ's suffering and redemption to add to the overreaching theme of war and resilience in the poem Still Falls the Rain? देखिए इन Still Falls the Rain में जो एडिथ स्टिवल है वो ड्रॉ करते हैं क्राइस्ट की सफरिंग को और रिडेम्पशन को टू डिपीन द पोएम्स थीम ऑफ वॉर एंड रेजिलियंस, ठीक है। तो द रेन बिकम्स एक सिंबल ऑफ बोथ द रिलेंटलेस बॉम्बिंग ड्यूरिंग द लंदन ब्लिट्स एंड द ब्लड ऑफ क्राइस्ट, रिप्रेजेंट करता है सफरिंग को और सेक्रीफाइस को। सिटवेल जो है वो सजेस्ट करते हैं दैट की लाइक
क्राइस्ट सफरिंग ऑन द क्रॉस, वो क्रॉस के ऊपर किस तरीके से, इतनी बुरी तरीके से उनको सफर करना पड़ता है, वो कितने पेन, उनको इंड्योरिंग पेन सहना पड़ता है। पीपल ऑफ लंदन होते हैं, वो रिडेम्पटिव क्वालिटी दिखाते हैं, ठीक है। और डिस्पाइट द हॉरर एंड लॉस देयर इज अ होप फॉर रिन्यूअल एंड सैल्वेशन, पैरेलिंग द क्रिश्चियन बिलीफ इन रिसर्शन। ये आफ्टर सफरिंग सारी चीजें ये दिखती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सफरिंग को दिखाते हैं और चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट है, is language inadequate in dissipating a grief and alienation trauma, discussed with the example from Mache's Memoriam। तो ये वाली पोएम अगर आपने पढ़ी होगी, जो मैं हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो उसमें आप बताएंगे कि कैसे मिशेल जो है वो एक्सप्लोर करती है लिमिटेशंस ऑफ लैंग्वेज को, और एक्सप्रेस करते हैं ग्रीफ को और ट्रॉमा को। जो वर्ड्स ऑफन आप देखेंगे, जैसे कि इनसुफिशिएंट टू फुल्ली कन्वे द डेप्थ ऑफ लॉस एंड द कॉम्प्लेक्स इमोशन दैट कम्स विद इट, कि उनको किस तरीके से लॉस हुआ था, उसके अंदर क्या क्या चीजें इमोशंस कॉम्प्लेक्स तरीके से आती हैं, ठीक है। तो ये मिथाल्स जो है यहाँ पे यूज करती हैं विविड इमेजरी को, मेटाफर्स को, इलिस्ट्रेट करती हैं कि कैसे ग्रीफ कैन ओवरवेलम लैंग्वेज, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू आर्टिकुलेट द प्रोफाउंड सेंस ऑफ एब्सेंस। हाउएवर जो ये पोएटिक एक्सप्रेशंस है वो अटेम्प्ट करते हैं टू ब्रिज द गैप बिटवीन फीलिंग एंड लैंग्वेज, शोइंग दैट while words may fall short, they still offer a way to process and share grief, ठीक है। Next, coming to the question number 11, comment on Larkin's depiction of England in 1950s in the Whitsun weddings and church going। देखिए, तो फिलिप लर्किन की बात करें तो प्रेजेंट करता है एक डिटेल्ड व्यू ऑफ इंग्लैंड को इन द 1950s थ्रू हिज पोएम्स द विट्सम, ठीक है, वेडिंग एट चर्च गोइंग। इसमें क्या दिखाते हैं, लर्किन कैप्चर करते हैं ऑर्डिनरीनेस को और ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन को, कि सोसाइटी के अंदर चीजें किस तरीके से डिस्क्राइब हुई है ट्रेन जर्नी ड्यूरिंग अ सीरीज ऑफ वेडिंग, ठीक है। वो रिफ्लेक्ट करता है on the lives of ordinary people, their ambitions and their routines, suggested a subtle awareness of change in post-war England। इन चर्च गोइंग बात करें तो लर्किन जो है वो विजिट करते हैं एक एम्प्टी चर्च को एंड म्यूसिस को, ऑन द डिक्लाइन ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस इन मॉडर्न लाइफ। ही क्वेश्चंस द रिलेवेंस ऑफ रिलीजन, सिंबलाइजेस द फेडिंग ट्रेडिशन ऑफ इंग्लिश सोसाइटी। टुगेदर ये लाइंस जो है पोएम्स की वो डिपिक्ट करती हैं और एक वर्ल्ड को कॉट करती है बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू, ग्रैपलिंग विद चेंजेस इन सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज, ठीक है। Next, compare and contrast the portrayal of the power in hawk roasting with the portrayal of power in crow's fall. How does Huxley use themes, animal figures to reflect on human nature and authority? तो देखिए, आप देखेंगे कि जो टेड हक्स हैं वो एनिमल के सिंबलाइज करते हैं, ठीक है, उनके एक तरीके से फिगर्स का यूज करके वो सारी चीजों को बताते हैं। ये भी आप देखेंगे कि जो हॉक है वो पोर्ट्रे करते हैं एज अ कॉन्फिडेंट एंड ऑलमोस्ट टेरानिक फिगर की तरह दिखाते हैं, कि जो अपने आप को एज द मास्टर ऑफ द वर्ल्ड देखते हैं। और हॉक जो है वो थॉट करते हैं रिवील ए सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी को, कंट्रोल को, जो सिंबलाइज करता है एब्सोल्यूट पावर को। इन कंट्रास्ट क्रॉस फॉल की बात करें, क्रोस फॉल में बात करें तो वो शो करते हैं कि क्रो जो है एक राइज टू पावर की तरह दिखाया गया है इसको, और ये बहुत ही ज्यादा केओटिक है, डिस्ट्रक्टिव भी है। पर जो क्रो है वो सिंबलाइज होता है एक डार्कर और मोर अनप्रिडिक्टेबल फोर्स की तरह, जो सजेस्ट करता है दैट पावर जो है कैन बी करप्टेड एंड वायलेंट, वाइल जो दो हॉक रिप्रेजेंट करते हैं कंट्रोल्ड को, एरोगेंट अथॉरिटी को, और जो क्रो है वो रिफ्लेक्ट करता है रॉ और अनसर्टेन पावर को। वो जो कि शो करता है हाउ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पावर कैन अफेक्ट ह्यूमन नेचर ऑल्सो, ठीक है, कैसे ह्यूमन नेचर को भी डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट जो है वो इफेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, जिसमें बताना है इन व्हाट वेज डज बेकेट पोर्ट्रे मेमोरी एंड टाइम इन वेटिंग फॉर गोडॉट, एंड हाउ डू दीज थीम्स कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल एग्जिस्टेंस एटमॉस्फेयर ऑफ द प्ले। देखिए, इन वेटिंग फॉर गोडॉट बात करें तो मेमोरी और टाइम जो है वो पोर्ट्रे हुई है एक असर्टेन और अनरिलायबल कंट्रीब्यूटिंग की तरह,
जो प्ले में एग्जिस्टनल एटमॉस्फेयर को दिखाता है, जैसे कि व्लादिमीर और स्टिगन है। ये टू मेन ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो स्ट्रगल करते हैं अपने मतलब बार बार अपने पास इवेंट्स इवेंट्स को देखते हैं क्लियरली, ठीक है। उसके बावजूद वो क्रिएट करते हैं एक सेंस ऑफ कंफ्यूजन को और डिसकनेक्शन फ्रॉम द रियलिटी को, कि बार बार वो बोलता भी है कि चलते हैं, पर वो दूसरा फ्रेंड उसका बोलता है नहीं नहीं, हम गोडॉट का वेट कर रहे हैं, हम उसी का वेट कर रहे हैं, हम नहीं जा सकते हैं, ठीक है। उस तरीके से टाइम ये जो इस प्ले में है वो फील किया गया है एक सर्कुलर और रिपीटेटिव चीज की तरह। जो टाइटल है वो प्रोग्रेशन करता है, एम्फेसाइज करता है। जो कैरेक्टर है स्टैग्नेंट, वो एग्जिस्टेंस के अंदर, ठीक है। तो ये लैक ऑफ क्लियर मेमोरी और द फॉरवर्ड मूविंग टाइम रेनफोर्स करता है एक अब्सर्डिटी को और उनके सिचुएशन को लेकर, ठीक है। तो वो एंडलेसली कैसे वेटिंग करते रहते हैं गुडॉट की तरह, हालांकि वो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो आएगा ही नहीं, उसके बावजूद वो, हम कई बार ऐसा लाइफ में होता है ना, हम चीजों को पकड़ के बैठ जाते हैं, नहीं हम कुछ कर ही नहीं सकते, हमें यही करना है। तो वही चीज है कि आप लाइफ में चीजों को छोड़िए, जब तक आप छोड़ेंगे नहीं, रियल लाइफ में नहीं आएंगे, चीजें नहीं होंगी, जैसे कि वेटिंग फॉर गुडॉट में दिखाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हु और व्हाट इज गोडॉट इन द प्ले एंड व्हाट डज द कैरेक्टर्स फिक्सेशन ऑन वेटिंग फॉर हिम रिवील अबाउट देयर एक्सिस्टेंशियल कंडीशन। देखिए गोडॉट जो है बेसिकली सैमुअल बेकेट के वेटिंग फॉर गोडॉट वाले पूरी स्टोरी में एक मिस्टीरियस फिगर है, ठीक है, जिसको व्लादिमीर और स्टिगन जो है जिसके लिए वेट करते हैं थ्रू आउट द प्ले। पूरी प्ले खत्म हो जाती है बट वो आता नहीं है, बिकॉज ये एक मिस्टीरियस फिगर होता है, ठीक है। और ये गुडॉट जो है कैन बी इंटरप्रिटेटेड एज अ सिंबल ऑफ होप। इसको आप एक सिंबल ऑफ होप, सैल्वेशन, मीनिंग रिप्रेजेंटिंग की तरह इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और समथिंग जो कैरेक्टर्स है वो बिलीव करते हैं कि कैसे गिव देयर लाइफ पर्पस, ठीक है। तो उनके फिक्सेशन जो है ऑन वेटिंग फॉर गोडॉट रिवील कर सकता है एग्जिस्टेंशियल कंडीशन को। और दे आर स्टक इन साइकिल ऑफ वेटिंग फॉर समथिंग एक्सटर्नल टू ब्रिंग देम डायरेक्शन, ठीक है। तो दिस एंडलेस जो ये वेटिंग है वो रिफ्लेक्ट करता है ह्यूमन स्ट्रगल को फॉर मीनिंग इन अ वर्ल्ड दैट मे ऑफर नन, हाईलाइट द absurdity एंड फुल फ्यूटिलिटी ऑफ देयर सिचुएशन, कि कैसे उनकी absurdity और फ्यूटिलिटी दिख सकती है इस उनके सिचुएशन की पूरी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, इन व्हाट वेज डज वेटिंग फॉर गोडॉट embody कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। तो देखिए आई होप आपको मॉडर्निज्म पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में पता हो। जो हमारा मॉडर्निज्म है उसी का जो आप कह सकते हैं वो खत्म हुआ, तो उसी की जो आप एक उसका रूप दिखता है या उसी के बदले पोस्ट मॉडर्निज्म आया है, उसी का कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकला है, पोस्ट मॉडर्निज्म, ठीक है। तो वेटिंग फॉर गोडॉट जो है इम्बॉडीज करता है कैरेक्टरिस्टिक को बोथ, एक मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म, दोनों ही लिटरेचर से रिलेटेड जो कैरेक्टर्स हैं इसमें आपको देखने को मिलेगा। मॉडर्निस्ट एलिमेंट जो होते हैं वो प्ले में इंक्लूड करते हैं थीम ऑफ एलियनेशन को और सर्टेनिटी को, उनके फ्रेगमेंटेड सेंस ऑफ सेल्फ को, ठीक है। और बेकेट ऑल्सो यूज करते हैं मिनिमलाइजिंग, मिनिमलाइज करना चीजों को, स्पेयर डायलॉग के अंदर ब्रेक करना फ्रॉम ट्रेडिशनल टू नैरेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। और पोस्ट मॉडर्निज्म आपको यहाँ पे दिखेगा कि कैसे जो एस्पेक्ट है इमर्ज करने का प्ले में, जिसमें सेंस ऑफ अब्सर्डिटी के बारे में डिस्कस किया गया है और रिजेक्शन ऑफ क्लियर मीनिंग ऑफ रिजोल्यूशन, और फोकस किया गया है रैंडमनेस को लाइफ के अंदर, तो वो चीज पोस्ट मॉडर्निज्म को दिखाती है, ठीक है। तो द लैक ऑफ अ coherent plot and the crucial repetition nature of the dialogue align with post modern ideas about the अनप्रडिक्टेबिलिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आज की वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप हम जितने भी क्वेश्चन देखे आपको सारे समझ में आए होंगे। तो इसके अलावा अगर आपको किसी और वीडियो में सोल्यूशन चाहिए किसी और सब्जेक्ट का, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड कराएंगे। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।